वेलकम बैक टू द लेमैन वे। तो चलिए आज जल्दी से हम अपना बजट का रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इन्फोग्राफिक्स के थ्रू बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, राइट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का पहला टॉपिक देखते हैं। एक मिनट, तो आगे और ही आगे चला गया, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अभी हम फिजिकल डेफिसिट का ट्रेंड देखते हैं एक बार। ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे के हों, चाहे वो बजट के हों, तो क्वेश्चंस आते हैं ट्रेंड्स पे, तो इसलिए ट्रेंड्स हमारे लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। तो फिजिकल डेफिसिट का अगर हम ट्रेंड, क्या हो गया इसको, हाँ, तो फिजिकल डेफिसिट का अगर हम ट्रेंड देखें तो 2020-2021 में 9.2% था, करेक्ट। उसके बाद एस्टिमेट किया गया था 21-22 में 6.8 होगा, बट दैट वाज 6.9, दैट वाज रिवाइज एस्टिमेट। और उसके बाद अभी आगे एस्टिमेटेड है बजट 2022-23 में कि ये 6.4 होगा। तो आप देख रहे हो कि ट्रेंड कैसा है, 9.2 से 6.9, 6.9 से 6.4, तो डिक्लाइन पे है। समझ में आ गया? डिक्लाइन पे है फिजिकल डेफिसिट का ट्रेंड। उसके बाद हम देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट का ट्रेंड। तो सारे ही डेफिसिट बेसिकली अब कैसा होगा, एक्सेप्ट प्राइमरी डेफिसिट, सारे डेफिसिट डिक्लाइन में है। देखो अब रेवेन्यू डेफिसिट भी 7.3 था, 7.3 से कितना हुआ 4.7, 4.7 से अब 3.8 प्रिडिक्टेड है, तो ये भी डिक्लाइन मोड पे है। उसके बाद इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी ऑब्वियसली डिक्लाइन पे होगा जब रेवेन्यू डेफिसिट डिक्लाइन पे है। उसके बाद देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना था, 5.8 था, उससे डिक्लाइन होकर कितना पहुंचा, 3.3 पहुंचा। और उसके बाद अब नेक्स्ट आएगा 2.6, तो अब ये भी डिक्लाइन पर है। तो अब इसमें एक चीज़ हम देख लेते हैं कि ये जो प्राइमरी डेफिसिट, ये वाली लाइन है ना, ये वाली प्राइमरी डेफिसिट वाली लाइन है, ये 2.8 है, सॉरी दिस इज़ 2.8 नॉट 2.6, वही मैं बोलने वाला था। 2.6 जो है दैट इज़ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, करेक्ट। तो ये जो प्राइमरी डेफिसिट है वो इस बार इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट से ज़्यादा एस्टिमेटेड की गई है। ये आपको थोड़ा नोट करना है यहाँ पे, क्योंकि ये ओवरलैपिंग लाइन्स है ना, तो ये आपको नोट करना है कि जो 2.8 है दैट इज़ हमारा प्राइमरी डेफिसिट, और जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है दैट इज़ 2.6 एस्टिमेटेड फॉर 2022-23। तो ये ट्रेंड्स आपको याद रखने हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम टैक्स रिसीप्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो टैक्स रिसीप्ट्स हैं उसमें अगर हम बात करें तो टैक्स रिसीप्ट्स अगर हम देखें तो जो ग्रॉस टैक्स रिसीप्ट्स हैं दैट आर अराउंड 10.7% ऑफ द जीडीपी, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हम देखते हैं। तो इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट टैक्स है दिस इज़ ये वाला डायरेक्ट टैक्स, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है दिस इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। तो अभी जो अगला साल है ये हमारा 22-23, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, कम है। देखो इनडायरेक्ट टैक्स 5.2% ऑफ जीडीपी है, और जो डायरेक्ट टैक्स है दैट इज़ 5.5% ऑफ जीडीपी। इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स इज मोर देन इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये भी आपको याद रखना है कि डायरेक्ट टैक्स इज मोर देन इनडायरेक्ट टैक्स। और ग्रॉस टैक्स रिसीव कितना है, अराउंड 10% ऑफ जीडीपी, 10.7 से मतलब 11% मान लो, 10.7% ऑफ जीडीपी है। तो ये थोड़ा बहुत आपको नंबर जो है दिमाग में रखने हैं। उसके बाद टैक्स प्रपोजल की हम बात करते हैं। तो जो पीरियड है इनकॉर्पोरेशन का उसको एक्सटेंड कर दिया गया, हमने देखा था 2023 तक कर दिया गया है। उसके बाद बेटर लिटिगेशन मैनेजमेंट हम लाएंगे, अच्छे रूल्स लाएंगे ताकि रेपिटेटिव अपील्स हटा पाएँ। तो जैसे कोई भी जो केस है, अगर मान लो कोई भी लिटिगेशन का केस है उसका हाई कोर्ट में पेंडिंग है ना, तो वो उसके ऊपर अपील जो है उसको हम, अब अपील नहीं हो सकती उसके अगेंस्ट, ताकि सुप्रीम कोर्ट में भी जा पाए, ऐसा नहीं है। अब अपील नहीं हो सकती जब तक वो क्वेश्चन ऑफ लॉ एड्रेस नहीं होगा तब तक, है ना, ये हमने देखा था, क्वेश्चन ऑफ लॉ जब तक एड्रेस नहीं होगा। उसके बाद वर्चुअल एसेट्स पे अब टैक्स कितना लगेगा, 30%। तो जो भी वर्चुअल एसेट ट्रांसफ़र करोगे, जैसे डिजिटल करेंसी हो गई, तो उस पर 30% अब टैक्स लगेगा। सरचार्ज एंड सेस ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स नॉट अलाउेबल एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो ये जो भी ये वर्चुअल एसेट को एक्वायर करने में के अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो डिडक्टेबल नहीं होंगे एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। ये भी है। और इसके साथ साथ जो बिजनेस एक्सपेंडिचर में जो सेस और सरचार्ज लग रहा है आपका, उसको भी आप डिडक्ट नहीं कर सकते, उसको भी आप बिजनेस एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं ले सकते, करेक्ट। उसके बाद टैक्स पेयर्स को हम अलाउ करेंगे कि वो अपडेटेड फाइल रिटर्न कर सकें, 2 साल का पीरियड देंगे असेसमेंट ईयर से। जो
टैक्स डिडक्शन लिमिट है उसको बढ़ाया गया है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में उसको बढ़ा दिया गया है। उस पर जो टीडीएस कटता है, मतलब जो टैक्स डिडक्शन अलाउड होता है, वो उसको बढ़ा के 10 से 14% कर दिया गया है ना। हमने लास्ट अपने बजट के लेक्चर में देखा था। तो अब आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा एनपीएस का टैक्स आप कटवा सकते हो। टैक्स रिलीफ मिला है डिसेबल्ड को। उसके बाद एमएटी को रिड्यूस किया गया, कोऑपरेटिव्स के लिए कितना कर दिया गया, 15% कर दिया गया, करेक्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को हर घर नल से जल मिलेगा। 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को बेसिकली हम क्या करेंगे, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। 80 लाख हाउसेस को क्रिएट करेंगे अंडर पीएम आवास योजना। और लैगिंग जो ब्लॉक्स हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम में, उसको हम डेवलप करेंगे। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे ताकि हम नॉर्दर्न बॉर्डर को, बेसिकली जो बॉर्डर वाले विलेजेस हैं उनको हम डेवलप कर पाएँ। डिजिटल बैंकिंग प्रोवाइड करेंगे, तो 75 डिजिटल बैंक यूनिट्स में 75 जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें हम 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को इस्टेब्लिश करेंगे। अमृतकाल पे फोकस रहेगा, ये हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा था। जो अगले 25 साल हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसमें इंक्लूसिव वेलफेयर पे फोकस करेंगे, ग्रोथ पे फोकस करेंगे, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट करेंगे, एनर्जी ट्रांजिशन करेंगे, क्लाइमेट एक्शन पे फोकस करेंगे, है ना, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। 4 प्रायोरिटीज़ हैं इसमें क्या क्या, पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। ये सब हम देख चुके हैं किसमें, इकोनॉमिक सर्वे वाले में। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ हुआ है। 2.37 लाख करोड़ को डायरेक्ट पेमेंट मिलेगा एमएसपी का। कितने, ये कितना कवर करेगा, 163 लाख फार्मर्स को कवर करेगा। तो इतने लाख करोड़ का डायरेक्ट पेमेंट होगा एमएसपी पेमेंट्स में। उसके बाद केमिकल फ्री ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग को हम प्रमोट करेंगे। प्रमोटिंग पोस्ट हार्वेस्ट कलेक्शन, एडिशन, कंजम्पशन एंड ब्रांडिंग ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स करेंगे। डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज करेंगे, फार्मर्स को डिजिटल और हाईटेक सर्विसेज देंगे। किसान ड्रोन्स से हेल्प करेंगे फार्मर्स की लॉजिस्टिक्स में। फंड लॉन्च करेंगे जिसमें ब्लेंडेड कैपिटल होगा। कौन लॉन्च कर रहा है, नबार्ड, टू फाइनेंस एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स। केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट से 9.1 लाख करोड़ हेक्टेयर फार्मलैंड को बेनिफिट होगा। उसके बाद एग्रीकल्चर ग्रोथ ऑफ एमएसएमई की बात करते हैं तो हम उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को लिंक करेंगे। जो एक्सपोर्ट क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम है उसको हम एक्सटेंड करेंगे, है ना। और हम हॉस्पिटैलिटी और रिलेटेड इंटरप्राइजेज पे फोकस करेंगे। और जो क्रेडिट गारंटी फॉर मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज वाली स्कीम है उसको हम रिवैम्प करेंगे और इसमें हम 2 लाख करोड़ का एडिशनल क्रेडिट देंगे। उसके बाद रैम्प प्रोग्राम को जो है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, इसमें हम 6000 करोड़ जो है उसका आउटले रखा गया है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, करेक्ट। उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन को एडिशनल फंडिंग मिली है, मतलब इंक्रीज़ किया है फंडिंग। जल जीवन मिशन में भी फंडिंग इंक्रीज़ किया है। नेशनल एजुकेशन मिशन में भी फंडिंग इंक्रीज़ हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी इंक्रीज़ हुआ है। पीएम किसान में भी इंक्रीज़ हुआ है। और किस में इंक्रीज़ हुआ है, आत्मनिर्भर में भी इंक्रीज़ हुआ है। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में भी इंक्रीज़ हुआ है। तो सब में एलोकेशन जो है फंडिंग की वो अब हायर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पे। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स देखते हैं। तो अब यहाँ सेक्टर्स में देखो मेन सेक्टर्स में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है, देखो कहाँ हो रहा है सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर। सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है डिफेंस में, दिख रहा है 385। इससे बड़ा कोई और नंबर है इस वाली लिस्ट में, नहीं है ना। और सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट का कहाँ जा रहा है, हमने देखा था इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है ये इंटरेस्ट पेमेंट्स में सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा, है ना। इंटरेस्ट पेमेंट्स में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है। उसके बाद तो ये डिफेंस पे ही खर्चा हुआ है सबसे ज़्यादा, दिख रहा है ना, करेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं की नंबर्स के बारे में, रेवेन्यू रिसीप्ट के बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअल ये हमने देख ही लिया ऑलरेडी। ये नंबर्स हमको याद नहीं करने, हमको बस ट्रेंड देखना है। तो ये एक्चुअल्स हैं, फिर यहाँ हम रिवाइज एस्टिमेट्स पे आएंगे और फिर यहाँ बजट एस्टिमेट्स पे आएंगे। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और फिर यहाँ से यहाँ भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो नेट में रेवेन्यू रिसीप्ट इंक्रीज़ हो रही हैं। कैपिटल रिसीप्ट के बारे में बात करते हैं। कैपिटल रिसीप्ट भी यहाँ से यहाँ जाओगे तो डिक्रीज़ हो रही हैं और यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ हो रही हैं। तो कैपिटल रिसीप्ट यहाँ इंक्रीज़ होंगी और फिर मतलब ऐसे जो ट्रेंड होगा वो जिगजैग होगा, है ना। यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड है, यहाँ पे जिगजैग ट्रेंड है। टोटल रिसीप्ट की हम बात करें तो यहाँ पे 35, यहाँ 37, यहाँ 39। तो ये भी कैसा ट्रेंड है, ये भी जिगजैग वाला ट्रेंड है टोटल रिसीप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर उतना ही होगा जितनी टोटल रिसीप्ट होंगी मैच करने के लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो
कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ 6.5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, ये भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजिंग ट्रेंड पे, ये आपको याद रखना है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या था, कैसा था, डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे था, हमने देखा था 14, 10 और 9, ये हम सब पहले देख चुके हैं ना। ये भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है ना, डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। इसको ऐसे कर देते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। फिजिकल डेफिसिट कैसा है, फिजिकल डेफिसिट भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, यहाँ पे डिक्लाइनिंग था और यहाँ पे अब और बढ़ेगा। तो ये कैसा है फिजिकल डेफिसिट वाला ट्रेंड, पहले नीचे और फिर ऊपर। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो ये 11 है, ये 7 है और ये 7-20 है, 7-7 है, 7-20 है। तो लगभग लगभग ये भी आप देखोगे यहाँ से यहाँ तो कम ही हुआ है और यहाँ से यहाँ और कम होगा, करेक्ट। तो प्राइमरी डेफिसिट भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये सारे ट्रेंड्स आपको याद रखने हैं, करेक्ट। उसके बाद फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाएंगे, डिजिटल रुपी को इंट्रोड्यूस करेगा आरबीआई, ग्रीन बॉन्ड से हम रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देंगे, डेटा सेंटर्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को हेल्प देंगे थ्रू वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद ब्लेंडेड फाइनेंस से हम फाइनेंस देंगे सनराइज सेक्टर्स को। सनराइज सेक्टर्स कौन कौन से थे, हमने देखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, है ना, ये सब जो अभी इमर्जिंग है, आईओटी वगैरह। तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं दैट आर एमर्जिंग सेक्टर्स, है ना, तो दैट आर सनराइज सेक्टर्स। उसके बाद प्रोवाइडिंग ग्रेटर फिजिकल स्पेस टू द स्टेट्स। तो जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है उसको रिड्यूस करने की बात की गई है, रिडक्शन इन ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट ऑफ स्टेट्स। तो रिवाइज एस्टीमेट्स में जो 20-21 था उसमें 4.6% था, 21-22 में 3.7% है। जस्ट अ मिनट। Enhanced outlay of scheme for financial assistance to states for capital investment, allowing the states a fiscal deficit of 4%, जिसमें 0.5% का वो मतलब और 4% का उनका फिजिकल डेफिसिट अलाउड है स्टेट का, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, और जिसमें से 0.5% पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए उससे टाइड अप होना चाहिए। मतलब कि जो फिजिकल डेफिसिट 4% में से जो 0.5% आना चाहिए दैट शुड बी बिकॉज ऑफ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। 1 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया है ताकि हम स्टेट्स को असिस्ट कर पाएँ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट करने में, इकोनॉमी में। उसके बाद हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को रोल आउट करेंगे। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च होगा मेंटल हेल्थ पे फोकस करने के लिए। मिशन शक्ति, मिशन वत्सला, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2 लॉन्च होगा। उसके बाद 2 लाख आंगनवाड़ीज़ को हम अपग्रेड करेंगे टू सक्षम आंगनवाड़ीज़। हेल्थ के बारे में हम बात करें तो हेल्थ का आउटले अगर हम इस पर्टिकुलर ये 4 स्कीम्स की अगर हम बात करें, मिशन शक्ति, मिशन वत्सला, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2, तो इनका एलोकेशन अगर हम देखें तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2 का एलोकेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद पीएम पोषण का है, उसके बाद आपका मिशन शक्ति का है और मिशन वत्सला का सबसे कम है, करेक्ट। उसके बाद एजुकेशन की बात करते हैं तो हम डिजिटल यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करेंगे, देश स्टैक ई पोर्टल को लॉन्च करेंगे जिससे डिजिटल इकोसिस्टम हम बना पाएँ ई स्केलिंग और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करने में। हाई क्वालिटी ई कंटेंट प्रोवाइड करेंगे थ्रू डिजिटल टीचर्स। 1 क्लास 1 टीवी चैनल को हम एक्सटेंड करेंगे, 12 से 200 कर देंगे। स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो ड्रोन्स को एज अ सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ। 750 वैसे 750 वर्चुअल लैब्स को सेटअप करेंगे साइंस एंड मैथमेटिक्स में। 75 स्किलिंग ई लैब्स फॉर स्टिमुलेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट। तो 75 स्किलिंग ई लैब्स को हम इस्टेब्लिश करेंगे ताकि हम स्टिमुलेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट को प्रोवाइड कर पाएँ। उसके बाद पर्वतमाला में क्या होगा, वो रोप वे बनेगा, है ना, वो हमने देखा था ना, वो रोप वे बनेगा 60 किलोमीटर लेंथ का हम रोप वे बनाएंगे डिफरेंट और टेंडर्स देके। तो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल रोड्स, इम्प्रूव कनेक्टिविटी होगी इससे, कंजेस्टेड अर्बन एरियाज जो हैं वो अनकंजेस्टेड होंगे, टूरिज़्म प्रमोट होगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, पर्वतमाला के, करेक्ट। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की बात करते हैं तो आईटी ड्रिवन कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, ये हमने देखा था। उसके बाद जो फेजिंग आउट ऑफ कंसेशनल रेट्स इन कैपिटल गुड्स एंड प्रोजेक्ट इम्पोर्ट्स ग्रेजुअली एंड अप्लाई मॉडरेट टैरिफ हो 7.5%। तो जितना भी टैरिफ है जो लगता है इम्पोर्ट्स पे और कैपिटल गुड्स पे, उसको मॉडरेट किया जाएगा टू 7.5%। अनब्लेंडेड फ्यूल जो होगा वो अब ड्यूटी अट्रैक्ट करेगा कितनी, 2 रुपये पर लीटर, देखा था हमने, 2 रुपये पर लीटर की ड्यूटी अभी अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद जो कस्टम ड्यूटी रेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कस्टमाइज़ किए जाएंगे ताकि हम मेक इन इंडिया प्रमोट कर सकें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद रैशनलाइजेशन ऑफ एग्जेम्पशन ऑन इम्प्लीमेंट एंड टूल्स फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर मैन्युफैक्चर्ड
सो क्या है, एग्जामेशन दिए गए हैं बेसिकली एग्री सेक्टर के लिए। एग्री सेक्टर के जो टूल्स हैं, जो भी मैन्युफैक्चर करेगा उसको एग्जामेशन दिए जाएंगे। एक्सटेंशन ऑफ कस्टम ड्यूटी एग्जामेशन टू स्टील स्क्रैप, तो जो स्टील स्क्रैप का लास्ट ईयर जो स्टार्ट हुआ था उसको ड्यूटी एग्जामेशन को रिवोक करने की बात की गई थी वैसे इसमें। और इसमें बोल रहा है एक्सटेंशन ऑफ कस्टम ड्यूटी एग्जामेशन टू, अच्छा स्टील स्क्रैप जो स्टील स्क्रैप को प्रोसेस करते हैं उस पर जो कस्टम ड्यूटी था उसके एग्जामेशन को एक्सटेंड किया गया है ना। रिडक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन सर्टेन इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर श्रिम्प एक्वाकल्चर, तो जो श्रिम्प एक्वाकल्चर के लिए जो श्रिम्प एक्वाकल्चर को करने के लिए जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं उन पर जो ड्यूटी लगती है उसको रिड्यूस करने की बात की गई है। उसके बाद कस्टम एग्जामेशन एंड टैरिफ, कस्टम एग्जामेशन और टैरिफ को हम सिंप्लीफाई करेंगे। करेक्ट, जस्ट अ मिनट। हाँ, पीएम गति शक्ति की बात करते हैं तो इसमें हम 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बना देंगे 22-23 तक। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश करेंगे। ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक होगा। इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवेज नेटवर्क, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन को हम बनाएंगे, अगले 3 साल में शायद बनाने का प्लान है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बिटवीन अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन। उसके बाद नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान, जैसे जो हमने देखा अभी ये वाला रोपवे बनना था ना। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर पीएम डिवाइन स्कीम के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। तो इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे नॉर्थ ईस्ट में। इनिशियल एलोकेशन 1500 करोड़ का दिया गया है। इससे क्या होगा, लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ जो हैं यूथ और वुमेन के लिए नॉर्थ ईस्ट में वो बढ़ेंगी और सेक्टर्स में गैप्स को हम फिल करेंगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट की बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सर्टेन स्टेट लेवल सिस्टम्स टू आईटी, मतलब आईटी के थ्रू सबको लिंक करेंगे। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे हर लैंड को, ताकि लैंड रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जा सके। उसके बाद सी पेस को इस्टेब्लिश करेंगे ताकि हम कंपनीज़ के वाइंड अप को जल्दी इन्हांस कर पाएँ, मतलब वाइंड अप उनका जल्दी हो पाए। एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिलिंग सिस्टम होगा थ्रू श्योरिटी बॉन्ड्स इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। तो श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होते हैं, वैसे श्योरिटी बॉन्ड्स देखो क्या होते हैं कि जैसे मान लो आप गवर्नमेंट क्या बोलती है कि गवर्नमेंट का मान लो किसी को टेंडर चाहिए है ना, मैं जाता हूँ बोलता हूँ कि आपको टेंडर चाहिए, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि आप ये टेंडर फुलफिल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसके लिए हमको एक श्योरिटी बॉन्ड चाहिए। तो ये क्या जाएगा, ये किसी इंश्योरर के पास जाएगा, थर्ड पार्टी इंश्योरर के पास जाएगा, ये बोलेगा भाई आप मेरे को श्योरिटी बॉन्ड दे दो, और जिससे मैं बेसिकली क्या होगा, गवर्नमेंट ये बोलेगी कि मेरे पास अब श्योरिटी बॉन्ड है, इसका मतलब अगर ये रीपे नहीं कर पाता है तो ये कंपनी इसको, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो गवर्नमेंट को रीपे करेगी, है ना, वो इंश्योर करेगी कि जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल हो। तो इसमें 3 पार्टी होती हैं, एक ये और एक ये। इसको श्योरर बोलते हैं और ये ऑब्लिजी होता है ना। तो ये है, बस समझ में आ रहा है। कुछ मिला कुछ भी नहीं है कि अगर आपको टेंडर में लेना है, गवर्नमेंट से कुछ काम करना है, तो आपको श्योरिटी बॉन्ड लेना पड़ेगा उस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। पार्टिसिपेट मतलब ताकि गवर्नमेंट को ये लगे कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करोगे, तो उसको आपको एक इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू करना पड़ेगा। उसके बाद एनिमेशन, और क्या है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक को प्रमोट करेंगे। 5G को प्रमोट करेंगे अंडर PLI स्कीम। ओपनिंग अप डिफेंस R&D फॉर इंडस्ट्री स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इनके लिए R&D फैसिलिटीज़ हम बढ़ाएंगे। 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट करेंगे। 68%, एक मिनट जस्ट मिनट, 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट फॉर डिफेंस सेक्टर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए बेसिकली कैपिटल लोकेशन है और कुछ नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चिप एम्बेडेड जो पासपोर्ट्स हैं उसको हम इशू करेंगे। बाई लॉज को हम मॉडर्नाइज करेंगे। टाउन प्लानिंग एक्टिविटीज़ को, टाउन प्लानिंग स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन प्लानिंग इसको हम इस्टेब्लिश करेंगे। और बेटर स्वैपिंग पॉलिसी को हम प्रोवाइड करेंगे फॉर चार्जिंग स्टेशन। तो चार्जिंग स्टेशन में अभी क्या, चार्जिंग अगर सेटअप, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सरकार को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी आप जैसे पेट्रोल भरने जाते हो तो आप पेट्रोल भरते हो तो तुरंत गाड़ी निकल जाती ना। अब चार्जिंग करना है तो चार्जिंग तो एक गाड़ी में 12 घंटे लग जाएगा या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा कि आपकी बैटरी रिमूव कर दी जाएगी और उसमें नई बैटरी डाल दी जाएगी। तो इसको स्वैपिंग फैसिलिटी बोल रहे हैं। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ये लोग डेवलप करने की बात कर रहे हैं। करेक्ट। इसके बाद एक और देख लेते हैं, जो टेलीकॉम एलोकेशन देख लेते हैं PLI स्कीम्स के अंडर। तो टेलीकॉम नेटवर्किंग में 528 करोड़ का है। उसके बाद लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है
5300 करोड़ का, और फार्मास्यूटिकल्स में 1629 करोड़ का बेसिकली एलोकेशन है, करेक्ट। तो ये हो गए हमारे इन्फोग्राफिक्स। अच्छा और भी है, जस्ट अ मिनट पढ़ लेते हैं फिर। और रेलवे बजट के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये ऑपरेटिंग रेशियो है। ऑपरेटिंग रेशियो आप देखोगे तो ये कम हुआ है। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है कि मतलब जैसे मान लो इनको कितना खर्चा करना पड़ रहा है, मतलब कितना इनका खर्चा हो जा रहा है नेट सेल्स में से। मतलब जैसे मान लो रेलवे का कुछ सेल्स हुआ है ना, तो कुछ सेल्स हुआ, उससे कुछ पैसा आया होगा, है ना। अब इस सेल्स को करने के लिए उन्होंने कितना पैसा खर्च कर दिया। तो जैसे मान लो कि 100 रुपये सेल में आया, ऑपरेटिंग रेशियो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो 100 रुपये सेल्स में आया, रेवेन्यू आया रेलवेज़ के पास, तो उसमें से उनका 96.98 रुपीज़ खर्चा हो गया। तो बचा कितना, बचा मतलब इसका माइनस करके जितना हो वो उसका प्रॉफिट हो गया। समझ में आया। तो ये देखो ये पहले बहुत ज़्यादा था, अभी ये डिक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब एफिशिएंसी बढ़ रही है रेलवेज़ की, बस यही मतलब है ना। उसके बाद रिसोर्सेज ट्रांसफ़र टू स्टेट देखें तो वो भी इंक्रीज़ हुए हैं, 16.03 थे 16.12 हो गया। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद सेंट्रल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट जो बजट का लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि बोरोइंग सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जीएसटी है, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स है, बाकी उसके बाद फिर ये एक्साइज और कस्टम्स आते हैं, करेक्ट। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। जाता कहाँ है, ये तो आने वाला है ना, ये रेवेन्यू है। एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है, एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट पे होगा, है ना। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट के बाद कहाँ पर हो रहा है, आप देखो इंटरेस्ट पेमेंट के बाद स्टेट्स के जो शेयर्स हैं टैक्सेस और ड्यूटीज़ में वहाँ पे हो रहा है। उसके बाद कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद आपका ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, और फिर फाइनेंस कमीशन के ट्रांसफर्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, करेक्ट। सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग देख लेते हैं। तो जो सरकार का डेफिसिट है जो फिजिकल डेफिसिट है उसको सरकार फाइनेंस कैसे कर रही है, तो बोरोइंग से फाइनेंस करती है, तभी तो बोरोइंग्स यहाँ सबसे ज़्यादा है। ये देखो यहाँ पे बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज सबसे ज़्यादा है ना। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो डेफिसिट है वो यहीं से फाइनेंस हो रहा है। तो ये बोरोइंग्स देखोगे सबसे ज़्यादा है। अब आप देखोगे ये जो इसका स्केल है ना, इसका स्केल यहाँ पर है, तो गलती से यहाँ मत देख लेना, ये स्केल है इसका मार्केट बोरोइंग्स का, है ना। तो ये स्केल देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट बोरोइंग्स कुल मिला के सबसे ज़्यादा है, मार्केट बोरोइंग सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद आपका ये जो सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट स्मॉल सेविंग स्कीम्स है वो दूसरे नंबर पर है, समझ में आ गया। उसके बाद आपका ये बाकी रिसीप्ट्स हैं। तो ये बस 3 याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो मेजर सोर्स है डेफिसिट फाइनेंसिंग का वो क्या है, मार्केट बोरोइंग्स। ये आपको याद रखना है, करेक्ट, समझ में आ गया। सो गाइस, थैंक you so much. I hope you liked this lecture through infographics, and if you did, please like, share, subscribe, and also log on to our website www.thelaymanway.com. Thank you so much, and I'll see you in the next lecture. तब तक के लिए explore our YouTube where we have a lot of static topics where you can study from. Thank you so much. अगले lecture में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए. Thank you so much. Bye bye and take care.